तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मजीद 10 दिनों तक लॉकडाउन में तोसी का फैसला किया है। वहीं आवाम को लॉकडाउन के दौरान ज्यादा राहत दी गई है। अब दुकानें दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि लोगों को घर जाने की इजाजत 2 बजे तक रहेगी। तेलंगाना काबीना का इजलास प्रगति भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में हुआ, जिसमें लॉकडाउन को 9 जून तक जारी रखने का फैसला किया गया। लॉकडाउन में कल सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक नरमी दी गई है। दोपहर 1 बजे के बाद तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी और 2 बजे से सुबह 6 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को रोकने के लिए हुकूमत ने 12 मई से 10 रोज़ा लॉकडाउन नाफिज किया था। इसके बाद उसमें 30 मई तक लॉकडाउन में तोसी की गई थी और अब एक मरतबा फिर इसमें 10 दिनों की तोसी कर दी गई है। गुज़श्ता कई दिनों से रियासत में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। तेलंगाना काबीना ने रियासत में मजीद 7 मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में राहत देने का ऐलान किया है। 1 जून से जिन अजला में 600 से कम एक्टिव केसेस हैं, वहां राहत देने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन जैसी पाबंदियों से 55 अजला को राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि 1 जून से रियासत में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। शनिचर और इतवार को हफ्तेवारी बंद जारी रहेगी। 55 अजला में 1 जून से सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे, क्योंकि इन अजला में कोरोना के एक्टिव केसेस 600 से कम है। 55 अजला में सरकारी और गैर सरकारी दफातर 50% हाजिरी के साथ खुल सकेंगे। लखनऊ समेत 20 अजला में कोरोना कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, बनारस, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, नोएडा, झांसी, प्रयागराज वगैरह में कोई ढील नहीं दी जाएगी। और कानपुर में कोरोना के केसों में कमी आई है। कानपुर में एक्टिव केसेस 647 हैं। कानपुर में कोरोना केसों की मजमूई तादाद 82,000 से जायद है। गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ 23 अफराद कोरोना मुतासिर पाए गए, जबकि शहर में रोजाना कोरोना के 9,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। लगातार कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में पिछले 24 घंटे में 23 संक्रमित मरीज पाए गए हैं और यहाँ पर एक समय था जब 82,000 से ज़्यादा यहाँ पर संक्रमित केसों की तादाद हो गई थी। आज तक कुल 82,000 से ज़्यादा संक्रमित हुए हैं, 1600 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन मौजूदा समय में यहाँ पर 647 एक्टिव केस हैं। अगर जांच की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 9,000 से ज़्यादा जांच रोजाना हो रही है। तो कहीं ना कहीं कानपुर के लिए ये एक बेहतर खबर है कि यहाँ पर लगातार केसों में कमी दिखाई दे रही है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला जेल में पैरोल पर जमानत की मंजूरी मिलने के बाद भी एक कैदी ने जेल से बाहर निकलने से इनकार कर दिया है। कैदी का कहना है कि कोरोना वबा के कहर को देखते हुए बाहर निकलने पर इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है, जबकि वो खुद को जेल में ज्यादा महफूज महसूस कर रहा है। वाज़ेह है कि जिला जेलों में कैदियों की बड़ी तादाद को पेश नजर रखते हुए रियासती हुकूमत ने सजा याफ्ता कैदियों को खास पैरोल और ज़ेर गौर कैदियों को 2 माह की पेशगी जमानत पर रिहा करने के अहकामात जारी किए थे। अभी तक 326 ज़ेर गौर कैदियों को पेशगी जमानत पर रिहा किया जा चुका है, जबकि 42 कैदियों के लिए खास पैरोल की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन पैरोल की मंजूरी मिलने के बावजूद मेरठ जिला जेल में कैद आशीष नाम के इस कैदी ने पैरोल पर रिहा होने से इनकार कर दिया। शासन के आदेश पर 42 सिद्ध दोष बंदियों को पैरोल पर अब तक रिहा किया जा चुका है और एक सिद्ध दोष बंदी है, आशीष नाम है उसका, वो दहेज एक्ट के केस में सजा याफ्ता है। उसने पैरोल पर जाने से मना कर दिया। हम लोगों ने पूछा कि भाई सब लोग जा रहे हैं, तुम आखिर क्या बात है, क्यों नहीं जाना चाहते हो, हमको ऊपर बताना पड़ेगा कि क्या वजह है। तो उसने कहा कि साहब हम यहाँ ज़्यादा अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यहाँ जो स्वास्थ्य का चेकअप है, सफाई सैनिटाइजेशन है, समय पर सब दवा इलाज है, लोगों को जो कराया जा रहा है, या मान लीजिए किसी तरह की बीमारी की या कोई आशंका हो, कुछ किसी को हो जाए तो किसी भी समय हर समय डॉक्टर्स और सब दवाइयों के साथ, एम्बुलेंस के साथ सब यहाँ तैयारी रहती है और बहुत ही कम समय में बंदी को तुरंत अगर ज़रूरत है, डॉक्टर समझते हैं कि
बाहर भेजने की ज़रूरत है, किसी हायर सेंटर पहुंचाने की, तो उसको तुरंत भेज दिया जाता है। इन सब कारणों से उसने कहा कि हम अपनी सज़ा पूरी करके ही जाएंगे। और जो 42 सिद्धदोष हैं, इनके अलावा लगभग 325 विचाराधीन बंदी हैं, जिनको कि माननीय न्यायालय के आदेश पर अंतरिम जमानत पर। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज को बीजेपी लीडर सैयद फैजी ने पीपीई किट दान किया है। सेवा ही संगठन मुहिम के तहत पीपीई किट्स अतिया किए गए। मोदी हुकूमत के 7 साल मुकम्मल होने पर यह मुहिम चलाई गई। मुहिम के तहत कोविड अस्पतालों को पीपीई किट्स दान किए गए। सैयद फैजी शिया वक्फ बोर्ड के रुकन भी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज लखनऊ मेडिकल कॉलेज हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहेगा और इस कोविड महामारी में जिसने हर वर्ग के लोगों को अफेक्ट किया है, इसमें बड़े हों छोटे हों, इसमें गरीब हो मालदार हो, किसी भी धर्म और जाति के लोग हों, उनको कोविड बीमारी की त्रासदी सहनी पड़ी है। हमने अपनी आंखों से बड़ी करीब से हमने देखा है कि इसमें घर के बड़े, घर के हितैषी, अपने परिजनों को लोगों ने खोया है, तो हम उनके दर्द को समझ सकते हैं। और इसी दर्द ने हमें ये प्रेरणा दी कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा इलाज अपने मरीजों को दे सकें। और हमने कुछ ऐसी चीजों का भी आविष्कार किया है कि जिसके द्वारा हम मरीजों का और बेहतर इलाज कर सकते हैं। जैसे कि हमने रिमोट डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम निकाला, इसके जरिए से हम मरीजों को, जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, तो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की एक पूरी टीम है। हम लोग तो एक छोटे से सिपाही हैं। हम लोगों को भी एरा मेडिकल कॉलेज का नाम शुरू से ही चल रहा है। पहले मतलब जब सबसे पहले कोरोना चालू हुआ तो ये पूरा मेडिकल कॉलेज सबसे पहले आगे आया था हर चीज़ में, और यहाँ की सुविधाएँ इतनी हैं तो हमने सोचा कि यहाँ के जो डॉक्टर योद्धा हैं उनको पीपी किट जाके हम थोड़ी सी दे दें, और हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं, हमारी सरकार खड़ी है। कोरोना वबा की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। मेरठ में ब्लैक फंगस के साथ एक मरीज में येलो फंगस की अलामत जाहिर होने के बाद सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। पहले से ब्लैक फंगस से मुतासिर इस मरीज में येलो फंगस का भी शक जाहिर किया गया है। हालांकि मेरठ मंडल में अब तक ब्लैक फंगस के 150 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, लेकिन किसी में भी अब तक ब्लैक फंगस के अलावा दूसरे किसी फंगस की तस्दीक नहीं हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक यह पहला मामला है जिसमें येलो फंगस का शक जाहिर होने के बाद नमूनों को टेस्ट के लिए भेजा गया है। ब्लैक फंगस के केसेस ज्यादा आते हैं। कभी कभी मुंह के अंदर व्हाइट फंगस होता है जो नाखून में मिल सकता है। येलो फंगस मोस्टली नाखूनों पे पाया जाता है, पर कभी कभी जैसे कल मरीज में जिसमें देखा गया उसके अंदर पूरा ब्लैक वाले के अलावा पूरे येलो फंगस टाइप के वो दिखाई दिए, जिसके हमने पीस लेके निकाल के जांच के लिए भेज दिया। जिसकी रिपोर्ट सामने वाला रहेगी तब पता होगा कि येलो फंगस है या कुछ और है या ब्लैक फंगस का कोई अलग रूप है। पहली बार अभी तक हमारे मेडिकल के केस में पहली बार कल एक फंगस में डाउट हुआ है जिसकी इसको येलो फंगस हो सकती है। इसकी हमने बायोप्सी ले ली है, जांच के लिए भिजवा दी है स्टडी करके। उसकी रिपोर्ट एक हफ्ते बाद कंफर्म हो जाएगी कि ये येलो फंगस ही या कोई और बीमारी है। ये बैक्टीरिया और वायरस की तरह ये भी बहुत खतरनाक है। एक बार इसका इन्फेक्शन नाक होते हुए फेफड़े में पहुंच गया तो मरीजों की जान को बचाना मुश्किल है। औरंगाबाद हल्के वस्त के रुकन असेंबली संजय सरशाट ने एमएलए फंड से औरंगाबाद गवर्नमेंट कॉलेज एंड अस्पताल को एक कार्डिक एम्बुलेंस अतिया की है। यह एम्बुलेंस तमाम तिब्बी सहूलियात से आरास्ता है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान का कहना है कि कार्डिक एम्बुलेंस की मदद से कोरोना के मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस एम्बुलेंस का इफ्तिताह घाटी दवाखाने की डीन कानन यलकर के हाथों अमल में आया। वाज़ेह है कि औरंगाबाद शहर में अब कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से कमी आ रही है। दी थी, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ये शहर को कार्डिक एम्बुलेंस की जरूरत है। ये कार्डिक एम्बुलेंस का मतलब होता है कि पेशेंट को सेफली ऑक्सीजन हो या तो उसका ईसीजी निकालना हो या तो उसको वेंटिलेटर लगाना हो, ये सब चीजें वो एम्बुलेंस पे है। उसके साथ एक डॉक्टर भी रहेगा, एक नर्स भी रहेगी और पेशेंट को थोड़ा सुविधा होगी। स्थानिक विकास निधीमधून आज माननीय आमदार संजय शिरसाट यांच्या प्रयत्नाने आणि त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे आपण एमएलए फंडमधून एक ॲम्ब्युलन्स इथं दिलेली। साधारणतः 21 लाख रुपये किमतीची ॲम्ब्युलन्स आहे आणि ॲम्ब्युलन्सच्या माध्यमातून कोविडचे पेशंट आणि इतरही पेशंट याचं इकडून तिकडे स्थानांतरण करणं सोपं होणार आहे। माननीय आमदारांनी याच्यामध्ये काही सूचना पण केल्या की त्यामध्ये व्हेंटिलेटर लावणे, ईसीजी मशीन लावणे, जेणेकरून पेशेंटला प्रवासामध्ये अशा गोष्टीची गरज पडली। कर्नाटक के रायचूर के रुकन पार्लियामेंट राजा अमरेश्वर नायक ने डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड और दीगर मिली व समाजी तंजीमों की जानिब से कायम करदा कोविड केयर सेंटर का दौरा किया।
रुकन पार्लियामेंट के हमरा जिला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद के अलावा जिला वक्फ ऑफिसर सैयद उमर अहमद मौजूद थे। राजा अमरेश्वर नायक ने इस मौके पर कोविड केयर सेंटर के बारे में तमाम तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड और दीगर समाजी कारकुन इंसानियत के जज्बे से काम कर रहे हैं। ಬೆಡ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನ 15-20 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜನ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲಹೆ ಬೇಕಾದರೆ, ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ अलीगढ़ के जहरीली शराब मामले में मुसलसल अमवात का सिलसिला जारी है। वहीं अलीगढ़ के साबिका रुकन असम्बली हाजी जमीरुल्लाह खान ने ऐसे 12 लोगों की फहरिस्त जारी की है जिनकी बगैर पोस्टमार्टम हुए आखिरी रसूमात अदा की गई है। उनका कहना है कि गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर ये 12 लोग भी फौत हुए हैं जिनकी शराब पीने से मौत हुई। उनका कहना है कि इन सभी का सरकारी रिकॉर्ड में कोई नाम दर्ज नहीं है। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि उनके नामों को भी इस फहरिस्त में शामिल किया जाए जिससे कि रियासती हुकूमत उन्हें भी मुआवजा दे सके। हाजी जमीरुल्लाह खान फौत हुए अहले खाना के अरकान को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के पास पहुंचे जहां अफसरान से मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने वो फहरिस्त सरकारी दफातर में जमा कराई है। हम आए हैं डीएम साहब के पास और ये वो लोग हैं 12 जिनके परिवार, ये 12 परिवार लोग हैं जिनके पिताजी जहरीली शराब पी के परसों मर गए। इन लोगों ने क्या किया, गांव वालों ने सबने मिलके सबका अंतिम संस्कार बहुत जल्दी करा के फ्री कर दिया। अब घटना बहुत बड़ी है और बहुत ही दुखदायक है। सीएम साहब ने जहरीली शराब से मरने वालों को, जो जहरीली शराब पिए जो लोग मरे हैं, मरने वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया है। तो हमारा कहना यह है, एक तो ये यतीम हो गए, इनके सर पे से इनका बाप का साया हट गया और ऊपर से ये बच्चे रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने सहायता दी है वंचित न रहे हैं। मेरा कहना यह है इनको भी शामिल कर लिया जाए उस श्रेणी में जिसमें मुआवजा मिल रहा है मरने वालों को। क्योंकि तो यही शराब पी गई मरी, इसकी जांच चाहे वो तो वहाँ के गाँव से कर लें, प्रधानों से कर लें, लेखपाल से करा लें। तो इसी चीज को लेकर मैं इनके पास आया हूं। अलीगढ़ के जिला सेहत अफसर बीपी कल्याणी ने बताया कि रात तक पोस्टमार्टम हाउस पर 51 लाशों का पोस्टमार्टम किया गया है जिनमें से 25 अफराद की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। बकाया 26 लाशों को तहवील में रखा गया है। इनके नमूने तफ्तीश के लिए आगरा लैब भेजे जाएंगे और वहां से आने वाली रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परसों से ये शराब कांड शुरू हुआ था और परसों से ही बीमार और डेथ्स का जो है सिलसिला शुरू हो गया था। अभी तक हम लोग जो है 51 पोस्टमार्टम कर चुके हैं, लेकिन 51 में 25 केस ऐसे हैं जिनमें जो फाइंडिंग है ज़्यादा सजेस्टिव है अल्कोहल पॉइजनिंग की। बाकी 26 में भी उसमें विसरा रखवा लिया गया है। उनके जो सैंपल हैं वो आगरा सैंपल लैब में जाएंगे टेस्टिंग के लिए और फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कर पाएंगे। 25 की मौत शराब से हुई है। 25 में सजेस्टिव ज़्यादा है शराब से मौत होने की। अच्छा सर, क्या प्राइमरी रीजन क्या लग रहा है? अब देखिए इसको बगैर रिपोर्ट आए या बगैर जांच हुए ऑथेंटिक रूप से कहना मुश्किल है, बट यही है प्राइमरीली तो यही लग रहा है कि जहर शराब में ही कुछ ऐसी चीज़ रही जिसकी वजह से ये इतनी डेथ हुई है। तो शराब को सर पोस्टमार्टम हाउस का अभी भी बॉडियाँ हैं जो पोस्टमार्टम के लिए कितनी बॉडियाँ? नहीं, अभी तो रात में तो हमने सब खत्म कर दी थी, जितनी बॉडी थी सब हम लोगों ने निपटा दी थी, पोस्टमार्टम कर दिए थे। कुछ एक गन शॉट का केस था, 2 रोड एक्सीडेंट के केस थे, 2-3 हमारी जो अननोन बॉडी है, जैसे अभी एक शायद बंदा देवी पे कोई मिला है ऐसा, तो वो अलग है। बाकी अभी शाम तक हमने शराब से जो रिलेटेड डेड बॉडी थी उनको पोस्टमार्टम के बगैर छोड़ा नहीं था। अब रात में कुछ आई हो तो मैं नहीं कह सकता, अभी जाके देखते हैं क्या स्थिति है। अतिरिक्त वहाँ सर डॉक्टर की? हाँ, डॉक्टर सब ने कल परसों से ही हमने 2 टीमें लगा दी थी। कल हमने 3 टीमें रखी थी, आज भी 2 टीमें लगा रखी हैं। जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर बढ़ाए जा सकते हैं। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई अमवात ने मुतादिद घरों को बर्बाद कर दिया है।
ऐसा ही एक घर थाना लोधा के राइट गांव का है, जहां के रहने वाले अंग्रेज खान की भी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। जिस दिन उनकी मौत हुई उसी दिन उनके घर में एक बच्ची भी पैदा हुई। घर की हालत बहुत खस्ता है। 2 दिन की बच्ची को लेकर मां आबिदा बेगम अब सरकारी दफातर में बैठी हैं। उनका कहना कि हमारे शौहर की मौत हुई तो गांव वालों ने वहीं दफन कर दिया। उनकी माली हालत बहुत ख़राब है। ऐसे में हमारी दरख्वास्त है कि हुकूमत हमें भी मुआवजा दे ताकि हम जिंदगी की गुजर बसर कर सकें। पति का नाम हमारे अंग्रेज खां है। वो ख़त्म हुए दारू के नशे में ठेका में से ला के पिए जहरीला। 2-3 दिन आए आज। कहाँ घूम रही हो आप? घूम रही हूँ मैं कि कुछ हमें इतना को आए कि कुछ हमें मदद मिल जाए। हमारी बच्ची है 2 दिन की छोटी सी, हमें कुछ मदद मिल जाए। तो कहाँ ले बच्ची को लेके क्यों? ये परेशानी मारे मेरे पास कुछ भी नहीं है, रोटी फोटी की कुछ भी क्या खिलाऊं, कैसे रहूं मैं। क्या बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास 3 बच्चे हैं। कहाँ घुमाए आप? परेशान हो बच्चे को लेके? बहुत घुमा गए हम कोठी पे, जगह जगह में मारे फिरे से चलना है। उस विधायक की सपोर्ट दे रहे हैं हमें से। लेके आए वही लेके? हाँ वही लेके आए। तो क्या मांग कर रही है प्रशासन? मांग हम न कर रहे हैं, हम उनमें शामिल, हम पोस्ट मास्टर न कर पाए, गोर कफन कर दिए हम। तो हम कुछ सुविधा उनकी व्यवस्था के लिए, हम अपने बच्चों की खातिर के लिए हम मांग रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों ने औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू अवामी मसाइल को लेकर अनोखा एहतजाज किया। एमआईएम लीडरों ने ऊंट की सवारी करके कारपोरेशन के सदर दरवाजे पर धरना दिया और म्युनिसिपल हुक्काम को ये पैगाम देने की कोशिश की कि औरंगाबाद के शहरियान ऊंट नहीं बल्कि इंसान हैं, जिन्हें हर रोज पीने के पानी की जरूरत होती है। वाज़ेह पुराने शहर में 8 दिन या 9 दिन में एक मरतबा पानी सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से आवाम को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आज इसलिए ले आए हैं कि आईएएस की तालीम हासिल करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर आस्तिक कुमार पांडे को कम से कम ऊँट के जरिए ये समझाया जाए कि औरंगाबाद शहर है, ये डिजर्ट है। वी आर लिव इन सिटी, वी आर नॉट लिव इन डिजर्ट। हम रेगिस्तान में नहीं रहते हैं जहाँ ऊँट को 15 दिन और 20 दिन में एक मरतबा पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। हम एक शहर में रहते हैं और हर इंसान को रोज़ाना पानी की ज़रूरत पड़ती है। एक तरफ महानगर पालिका राज्य शासन जो है तो इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने से पहले इस शहर को पानी की ज़रूरत है, मूलभूत सुविधा। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कोरोना मुतासरीन की मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद की जा रही है। विजयवाड़ा के गवर्नमेंट अस्पताल में मरीजों और उनके अटेंडर्स के लिए मुफ्त में खाना तकसीम किया जा रहा है। इसके अलावा मरीजों की मदद के लिए कॉल सेंटर, ऑक्सीजन की फराहमी, एम्बुलेंस खदमात भी मुफ्त में फराहम की जा रही है। कोविड-19 से परेशान लोगों की इमदाद, रोज़ाना दोपहर 500 अफराद का मुफ्त खाने का इंतज़ाम, अब तक 300 अफराद तक फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मुफ्त फराहमी, कंप्लीट फ्री एम्बुलेंस सर्विस का इंतज़ाम, होम क्वारंटाइन के मरीजों को घरों तक खाना पहुंचाने का इंतज़ाम, फ्री मेडिकल एंड हेल्थ काउंसलिंग एंड गाइडेंस भी किया जा रहा है। बचाना सारे इंसानियत की जान बचाने के बराबर हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अलीम ने जिला करनूल का दौरा किया। उन्होंने वक्फ इमलाक पर नाजायज कब्जों का जायजा लिया। कब्जों को हटाने के लिए करनूल पुलिस और करनूल बल्दिया कारपोरेशन कमिश्नर से बातचीत की। काबिजीन पर कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी। सीईओ ने कहा कि हुकूमत वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा है। हफीज खान ने कहा कि वक्फ इमलाक पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे ऊपर इंस्पेक्शन करना हुआ और वक्फ बोर्ड के जानिब से पूरा एक सर्वे अब पूरा वक्फ प्रॉपर्टीज़ का कर रहे हैं और 1956 रिकॉर्ड और 62 का गजिट वो पूरा लेके ये 22 प्रोहिबिटरी लिस्ट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट प्रोहिबिट लिस्ट जो भी है वो पूरा प्यूरिफिकेशन ऑफ डेटा रिकैंसल कर रहे हैं। वो 1 हफ्ते में हो जाएगा और गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भी सबमिट करके जाएगी। बाद में ये प्रॉपर्टीज़, फेंसिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ का भी एक सिलसिला अब शुरू कर रहे हैं और बोर्ड से इरेक्ट करने का भी कर रहे हैं। इसके साथ जो भी एंक्रोचमेंट जो ये बीच में थोड़े अखबारों में आया था उसी लिए हिसाब से इधर दौरे में आना पड़ा। वो प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर कमिश्नर से भी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर से बातचीत हुई थी। सो ये प्रॉपर्टीज़ पूरे बचाने के लिए और हर कदम भी उठाएंगे। How to improve the revenue, how to protect the properties, how to generate employment
एंड रेवेन्यू थ्रू दिस प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर भी जो है हम लोगों का नेक्स्ट लेवल ऑफ एजेंडा है। एक के बाद एक हम लोग जा रहे हैं। आई थिंक 2 इयर्स में बहुत कुछ हासिल करे हैं। सिस्टम को जो है तोड़ मोड़ के जो है आप उसको रजिस्टर कर लिए या उसको आप एंजॉय कर लिए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वापस वक्फ बोर्ड वो प्रॉपर्टी आपके पास से नहीं लेती। ज़रूर आपसे जो है वो वक्फ बोर्ड जो है आपके पास से वो प्रॉपर्टी को वापस ले लेती। तो इसीलिए आप लीगली आके टेनेंट बन के या लीगल फ्रेमवर्क में जो काम करना है वो करिए, मगर इलीगल तरीके से जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के में सेल ट्रांजैक्शंस या जो है एंक्रोचमेंट्स ये चीज़ें जो है मत करिए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सख्ती से इसके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगी। कोरोना से मुतासर अफराद की आखिरी रसूमात अंजाम देने वाले एसडीपीआई और पीएफआई कारकुनों को तहनीत पेश की गई। साबिक रुकन असम्बली एसपी मोहन रेड्डी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों की समाजी खिदमात की सताइश की। इनकी खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। साबिक रुकन असम्बली ने रजाकाराना तौर पर काम करने वालों का शुक्रिया अदा किया। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सबको कौन सा रिलीजन है तो क्या भी फर्क नहीं है, सबको क्रिमेशन करे। उनका वो घर वाले और क्रिमेशन का आने के डर रहने तो बाद वो उनका टीम सामने के आए के वो सबको लेके जाए के वो क्रिमेशन प्रोग्राम अरेंज करे। कर्नूल तरफ से, कर्नूल पब्लिक तरफ से सबको शुक्रिया अदा करते। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई की जानिब से जो फर्स्ट और सेकेंड वेव कोविड के अब तक 216 लोगों को जो तदफीन करे हैं, ये तदफीन करने वाले हमारे पार्टी के कैडर्स को फेलिसिटेट करने और अप्रिशिएट करने और कुछ भी प्रॉब्लम्स आया तो साथ देने के लिए जो प्रोग्राम यहाँ पर हमारे एक्स एमएलए एसपी मोहन रेड्डी साहब और सैफुद्दीन भाई, मुजम्मिल अली खान, ये इनकी टीम जो हमारे को फेलिसिटेट अप्रिशिएट करने का जो प्रोग्राम रखी है, इससे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनको दफनाने के बाद से आज उनको मदद करें, अल्लाह ताला ने उनको खुद कुव्वत दो और उनको ताकत दो, ऐसे आगे बढ़ाने के लिए हमें आज उनको हम फेलिसिटेट करने के वास्ते आज उनको हम ये करें। और इस वक्त उड़ीसा से एक अहम खबर आ रही है। उड़ीसा में लॉकडाउन में तौसीक कर दी गई है। उड़ीसा में 16 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 17 जून सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। तो कोरोना के मामलों को देखते हुए उड़ीसा हुकूमत ने लॉकडाउन में तौसीक की है। 16 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 17 जून सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए उड़ीसा सरकार ने आज लॉकडाउन में मजीद इजाफा कर दिया है। 16 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। 17 जून सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। कोरोना केसेस को रोकने के लिए उड़ीसा हुकूमत का ये इकदाम है। 16 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया है उड़ीसा हुकूमत ने। बिहार के दरभंगा में बारिश ने इंतजामिया के तमाम दावों की पोल खोल दी है। बारिश के बाद गली मोहल्ले में पानी भर गया है। थाने के अहाते में पानी घुटनों तक भरा हुआ है। पुलिस एहलकार को भी अपने फराइज अंजाम देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे विपिन कुमार ने हालात का जायजा लिया। तूफान का असर भले ही दरभंगा में कम हो गया हो, लेकिन कहर अभी भी जारी है। अभी हम दरभंगा के बेता सहायक थाना में हैं। आप देखिए कि ये बेता सहायक थाना है और इसका ये परिसर है, और परिसर को आप देखिएगा तो जो गाड़ियां लगी हुई हैं थाने के परिसर में वो डूब चुकी हैं, और कहें तो पूरा परिसर जलमग्न है। बाहर जो परिसर से बाहर का जो हिस्सा है वहाँ लगभग 2 से 3 फीट पानी जो है अभी भी है। लेकिन जो हम थाने के अंदर आपको ले जाएंगे तो थाने के अंदर आप देखिएगा कि टेबल, कुर्सी, फाइलें सब बचाने में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। सब तैरता नजर आएगा आपको। अभी चूंकि जो स्थिति है पानी की जल जमाव की, अभी निकलने वाला भी नहीं है। आप हमारे देख सकते हैं कि घुटने भर जो पानी है, घुटने भर तक। और हम अब थाने के अंदर जाना चाह रहे हैं। देखिए थाने के अंदर की क्या स्थिति है। पानी ज़्यादा है जिसके कारण जो है पूरा थाना परिसर जलमग्न हो चुका है। कहे तो तैरता हुआ थाना आपको दिखेगा। 1.5 फीट पानी, 1 से 1.5 फीट पानी जो है अंदर प्रवेश कर गया है। थाना में किसी तरह जो है लोग फाइलों का निपटारा कर रहे हैं, चूंकि काम कर